पास हुआ है, राज्यसभा में जाएगा। दूसरा, सरकार की कैबिनेट ने आज जो है खाद्य सुरक्षा बिल को मंजूरी दे दी है और अब इसके कानून बनाने की प्रक्रिया की तरफ से कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल इन पर हम आगे भी बातचीत करते हैं, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि डीएमके ने आज सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान किया है। डीएमके ने अल्टीमेटम के बाद सरकार कह सकते हैं थोड़ी मुश्किल में है। डीएमके के प्रमुख एम करुणानिधि ने यूपीए सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान किया। उनकी मांग है कि सरकार संयुक्त राष्ट्र में यानी यूनाइटेड नेशंस में श्रीलंका के खिलाफ अमेरिकी प्रस्ताव में संशोधन कराए। प्रस्ताव में कहा जाए कि श्रीलंका सरकार ने तमिलों का नरसंहार किया। डीएमके संसद में भी श्रीलंका सरकार के खिलाफ प्रस्ताव लाने की मांग करे। पार्टी ने सरकार को शुक्रवार तक का वक्त दिया है, लेकिन सवाल यह है क्या वाकई करुणानिधि समर्थन वापसी को लेकर गंभीर है, क्योंकि ऐसा करने पर भी सरकार गिरने वाली नहीं। हालांकि आंकड़ों का गणित कहता है सरकार करुणा को खोने का जोखिम नहीं उठाएगी। एजेंडा में आज बात इसी पर, क्या ऐसे में क्षेत्रीय राजनीति के आधार पर तय होगी देश की विदेश नीति और क्या इस तरीके का फैसला करना देश हित में होगा, यह एक बड़ा अहम सवाल है। और आगे बढ़ने से पहले हम लोकसभा में मनमोहन सरकार की स्थिति को समझ लेते हैं। इस वक्त लोकसभा में यूपीए के पास डीएमके समेत 248 का आंकड़ा है। इसमें कांग्रेस के अपने 205 सांसद, डीएमके के 18, एनसीपी के 9, अजीत सिंह के आरएलडी के 5, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 और 8 अन्य सांसदों का समर्थन है। 248 सांसदों वाले यूपीए को भारतीय समाजवादी पार्टी के 22, बहुजन समाज पार्टी के 21, लालू प्रसाद यादव के आरजेडी के 4, देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस के 3, 9 निर्दलीय सांसदों का समर्थन हासिल है। इन 59 सांसदों को जोड़कर आंकड़ा 307 तक पहुंच जाता है, जो 272 के जादुई आंकड़े से 35 ज्यादा है। अब अगर डीएमके के 18 सांसद समर्थन वापस लेते हैं तो 289 सांसद यूपीए के साथ होंगे, यानी सरकार को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर मुलायम सिंह यादव और मायावती में से कोई बिदकता है तो सरकार के लिए मुश्किल आ सकती है। यानी सरकार फिलहाल उसको कोई खतरा नहीं है, लेकिन मुश्किल सरकार की लगातार बढ़ रही है, क्योंकि ममता बनर्जी के बाद डीएमके अगर बाहर होती है तो यह अच्छी खबर नहीं होगी। इस मामले में एजेंडा के 5 सवाल है। क्या श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे पर करुणानिधि से खुद को ज्यादा आक्रामक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? दूसरा सवाल, या फिर मांग पूरी नहीं होने पर यूपीए सरकार समर्थन वापसी को लेकर गंभीर है डीएमके? तीसरा सवाल, क्या आंकड़ों को अपने हक में बनाए रखने के लिए सरकार करुणानिधि की मांगे मान लेगी? चौथा सवाल, क्या श्रीलंका के खिलाफ संसद में प्रस्ताव लाकर कश्मीर और अरुणाचल पर सरकार मुश्किल में नहीं फंस जाएगी? आखिरी सवाल, और क्या भारत की विदेश नीति और क्षेत्रीय राजनीति के आधार पर तय होगी? एजेंडा, हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है। भारत को ना तो विदेशी दखलंदाजी बर्दाश्त करनी चाहिए और ना ही दबाव में आकर दूसरे देशों के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी करनी चाहिए। बातचीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं डीएमके के नेता त्रिची शिवा, बीजेपी के नेता राजीव प्रताप रूडी गुड़गांव से हमारे साथ मौजूद हैं। संवैधानिक माफ करिएगा, विदेश मामलों के जानकार वरिष्ठ विवेक काटजू जो पूर्व सचिव रह चुके हैं, जबकि स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस के नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी, जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी। आप लोगों का स्वागत है। टीचर शिवा, द क्वेश्चन इज दैट व्हाई योर पार्टी इज सो हेल बेंट ऑन दिस इशू? डोंट यू थिंक it's in contradiction with India's foreign policy? See, the thing is, we are concerned about the people in Sri Lanka, the Tamils who have been suffering for quite a long time. Yeah. And nearly 1.5 lakhs people have been killed by the Sri Lankan government. And we have got the responsibility. The DMK has for long and have persistently fighting for the cause of the Tamils. So I think even the foreign policy of the Indian government should be in the welfare of the people of India also. We have got an umbilical cord relationship with the people, Tamils in Sri Lanka. So it's our responsibility to help, to lend a helping hand to those people. Sir, I appreciate that. So we have been voicing, it's not... You guys are the umbilical cord with the millions living in Sri Lanka, but the question here is, which is very important, that if as a foreign policy parameters, normally a country doesn't interfere in other countries' internal affairs, which is an accepted foreign policy principle. If tomorrow, if other countries want to interfere in the question of Kashmir... One minute. Yeah. Let us not go to imaginations. It's not imagination. Do you mean to say that we should be a silent... No. Do you mean to say that we should be a silent spectator to what all is happening in Sri Lanka? So many of our kith and kin are being killed. So many people have been, are not yet able to be traced, where they have been. Those who have surrendered have been killed. And people who are in the no-fire zone, depending upon the government's assurance, but cluster bombs were thrown upon them. And we cannot be a silent spectator to that. As India not voiced itself for any human rights violations across the world, in any part of the world, they have. So, but my question is, if
tomorrow if Sri Lanka turns around and talks about Kashmir and wants to pass a resolution in their assembly, will you accept that as a precedence to this? You are talking about an if tomorrow, but we are talking about what is today. What has happened yesterday? Something has to be done. Don't you think DMK is setting a wrong precedence? Don't you think DMK is setting a wrong precedence? Not at all. It is not a precedent. Yeah. We are doing our duty. Okay. How can we be a silent spectator to those people who are being killed, who are still suffering, and the Sri Lankan government is structurally employing itself to completely wipe out the Tamil community in Sri Lanka. It is called genocide. But sir, so it is our foremost responsibility to rescue them. Sir, may I ask a question? The question is, are you firm on withdrawing support from the government if government doesn't want to pass a resolution from the parliament? See, we have suggested, we have demanded for 2 amendments to be incorporated in the US-sponsored resolution. Make a pardon? If it does not happen, if government doesn't succumb to your pressure, then will you withdraw permanently or will you come back? Yes, you see, our leader, he never set his foot back. Yeah. So you will not come back? He has declared this morning, no chance, because no chance. Even today we were insisting, we have been insisting, again and again we were insisting, no response from the government. Sir, I got your point. All these days we were making our voice. सर आई गॉट योर सुब्रमण्यम स्वामी जी, ये जो डीएमके का जो स्टैंड है, क्या आप उससे सहमत है? मैं कैसे सहमत हो सकता हूं? पहले तो इनका तथ्य ही गलत है। यूनाइटेड नेशंस का रिपोर्ट है, ये ह्यूमन राइट्स कमीशन का, उसमें उन्होंने 40,000 सिविलियंस की हत्या की बात की है। उसमें उन्होंने कहा कि लिट्टे और श्रीलंकन आर्मी दोनों का बराबर जिम्मेदारी है इसमें। अब इन्होंने कभी लिट्टे के बारे में बोला नहीं। लिट्टे ने 53 तमिल लीडर्स, जो निर्वाचित लीडर्स थे, कोई मेयर था, कोई लीडर ऑफ द ऑपोजिशन था, जैसे अमृतलिंगम, इन सब की हत्या की, उसके बारे में कभी बोला नहीं। इन्होंने तो स्वागत करते थे, उनकी मीटिंग्स कराते थे। तो आज जो इनकी सडनली ये सवाल आई, जब 2009 में ये सारा घटना घट रही थी, युद्ध चल रहा था बड़ा घमासान और प्रभाकर इनकी वध होने वाला था, तब तो ये चुप बैठे थे। एक तमिलियन होने के नाते क्या मैं तो कहता हूं ये कुछ भी कहे, चुनाव में भी हम सिद्ध कर सकते हैं, परंतु इनका कोई तमिलनाडु में समर्थन नहीं है। ये गुंडागर्दी, अहिंसा, ये लफंगे लोगों को सड़क में घुमाना, इससे लोगों को आतंकित कर रहे हैं तमिलनाडु में, परंतु तमिलनाडु के जनता इनको बिल्कुल समर्थन नहीं कर रही है। सत्यव्रत चतुर्वेदी, जो बात डीएमके कह रही है, क्या सरकार संसद के अंदर इस तरीके का रेजोल्यूशन लेके आएगी, प्रस्ताव लेकर आएगी? पहली बात तो मुझे इस तरह की भाषा पर जो अभी स्वामी जी ने इस्तेमाल की, उस पर बहुत आपत्ति है। हमारी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है, लेकिन हमें अपनी भाषा को शालीनता के दायरे में रखना चाहिए। दूसरी बात, जहां तक सवाल है समर्थन वापस लेने का, हमें इससे थोड़ा सा दुख तो जरूर हुआ है। हमारा एक साथी था और वो हमें छोड़े अगर, तो स्वाभाविक दुख होता है। लेकिन मैं समझता हूं और मुझे ऐसा विश्वास है, जितनी मेरी जानकारी है उस आधार पर मैं ये कह सकता हूं, इस समस्या का समाधान हम बहुत शीघ्र ढूंढ लेंगे। जहां तक आपकी अन्य जो चर्चाएं थी, उनसे जुड़ी हुई मेरी 2 बातें मुझे कहनी है। पहली बात, क्षेत्रीय दलों की अपनी एक दायरा होता है सोच का, और जो राष्ट्रीय दल होते हैं उनका दायरा थोड़ा सा और अधिक व्यापक होता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उनकी प्राथमिकताएं हमसे अलग होती हैं। हमें इस बात को समझना चाहिए और हम समझते हैं इस बात को। इसके बावजूद एक बात बहुत साफ होनी चाहिए, क्षेत्रीय दलों की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है जितनी राष्ट्रीय दलों की, कि व्यापक अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे हित हैं और संबंध हैं, हम उन पर आघात न आने दें। राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से श्रीलंका के साथ हमारे संबंध बने रहना बहुत जरूरी है, और तमिलों के हित में भी यही बात है कि हमारे श्रीलंका से संबंध सामान्य रहें, और हम तमिल के हितों के रक्षण के लिए हम श्रीलंका सरकार पर अपनी ओर से जो कूटनीतिक दबाव है या बातचीत के जरिए जो समाधान खोजा जा सकता है, उसके लिए हम प्रयास करते रहे। हम उस हद तक जाकर के डीएमके की बात को मानने को तैयार हैं जिस हद तक भारत के व्यापक राष्ट्रीय हितों पर
कोई चोट और आंच न आए। क्या संसद में प्रस्ताव पास करना या उसकी कोशिश करना भारत के व्यापक अंतर्राष्ट्रीय हितों के खिलाफ जाता है? देखिए, प्रस्ताव की भाषा पर बहुत कुछ निर्भर करता है। प्रस्ताव की भाषा यदि आक्रामक है और इस प्रकृति की है जो दूसरे देश के एक संप्रभुता संपन्न देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने वाली है, तो मैं समझता हूं वो हमारे हित में नहीं होगी। लेकिन ह्यूमन राइट्स की बात जहां तक उठती है, मानव अधिकारों की बात जहां तक उठती है, पूरे विश्व में लोग मानव अधिकारों के लिए परस्पर एक दूसरे की देशों की सीमाओं के पार होने वाली घटनाओं पर भी चिंता व्यक्त करते हैं। और ऐसी कोई भी चिंता व्यक्त करना, मैं समझता हूं शायद वो हमारे व्यापक राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध नहीं जाता, पर उसकी एक मर्यादा है। उस मर्यादा के भीतर ही उस भाषा का, उस प्रस्ताव का इस्तेमाल होना चाहिए। राजीव प्रताप रुडी जी, बीजेपी इसमें कहां अपने को खड़ा पाती? क्या बीजेपी डीएमके का जो स्टैंड है उसके साथ खड़ी होगी, या आपको लगता है कि संसद के अंदर प्रस्ताव पास होना चाहिए, या आपको लगता है कि यह देश के व्यापक अंतर्राष्ट्रीय हितों के खिलाफ होगा? यदि आप जो यूएन रेजोल्यूशन है उसको देखेंगे तो उसमें काफी वो सब तथ्य दिए गए हैं जो अपने आप में श्रीलंका में हुई घटनाओं के बारे में चर्चा करता है जी। लेकिन आज डीएमके ने कहा कि उसमें संशोधन होना चाहिए और पार्लियामेंट के भीतर एक प्रस्ताव आना चाहिए और इस निम्न प्रकार से उसमें संशोधन करना चाहिए जी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि डीएमके पार्टी ये इसलिए नहीं कर रही कि इनको तमिलों के प्रति बहुत बड़ी सद्भावना है, या तमिलनाडु में ये इनको ऐसा लगता है कि श्रीलंकन तमिल के प्रति इनकी बड़ी सद्भावना थी और इसके कारण कर रहे हैं। मूल रूप से डीएमके जो है अब अगले चुनाव में यूपीए के बोझ और कांग्रेस पार्टी की बोझ, मनमोहन सिंह के बोझ, सोनिया गांधी के बोझ के लेके अगला चुनाव में नहीं जाना चाहते हैं। तो ये इनको एक रास्ता मिल रहा है और मैं समझता हूं ये इनकी पूरी राजनीति है, जिसमें इनका एक विषय कि ये तमिलों के लिए लड़ रहे हैं और दूसरा की सरकार से अपना पल्ला झाड़ पाएंगे। मुझे लगता है कि ये इनकी बड़ी सोच है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रस्ताव, इस प्रकार का कोई प्रस्ताव की आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रही है। और हमें देखना होगा कि श्रीलंका जो प्रस्ताव यूएन रेजोल्यूशन जो मूव हो रहा है उसमें भारत कोई ऐसा कदम ना उठाए जिसमें इस प्रांत के सुरक्षा और इस प्रांत के जो स्टेबिलिटी है उसको प्रभावित करे। और हम समझते हैं कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में सरकार की रवैया, चाहे वो विपक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, राष्ट्रीय पार्टी की सोच एक होनी चाहिए। हम उस दिशा में हैं। लेकिन डीएमके के विषय के बारे में जो ये चर्चा हो रही है, मूल रूप से ये सरकार से बाहर आना चाहते हैं और उसके पीछे इनके राजनीतिक कारण है। और वो राजनीतिक कारण कांग्रेस का जो विश्वसनीयता घटता जा रहा है चुनाव के पहले, वो मुख्य कारण है। बट राजीव जी, जो सत्यव्रत चतुर्वेदी ने कहा, अगर मैं उसको पूरी तरीके से समझ पाया, यानी कहने का मतलब ये कि प्रस्ताव आ सकता है लेकिन प्रस्ताव की भाषा कैसी होगी इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। क्या आपको लगता है ऐसे किसी प्रस्ताव की वाकई जरूरत भी है या नहीं जरूरत है? क्या ऐसा प्रस्ताव देश जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है उसके खिलाफ नहीं है? मैंने आपको एक बार कहा ना कि जहां तक विदेश नीति का सवाल है, चाहे वो प्रतिपक्ष हो या पक्ष हो, सरकार की जो नीति है वो सामान्य रूप से एक रूप होना चाहिए और इसमें राजनीति की गुंजाइश नहीं है। जी। अभी जो तमिलनाडु में हो रहा है ये मूल रूप से राजनीति के तहत हो रहा है, जहां ये डीएमके की सरकार बाहर जाना चाहती है। उनके कई कारण हैं। उनके कई सरकार मंत्री में है, जिन मंत्री में थे उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, आरोप के घेरे में है। वो 2G का मामला है, बहुत सारे ऐसे आरोप है जिसमें डीएमके संलग्न है। तो वैसे स्थिति में ये सब कुछ भी हो रहा है, कहीं ना कहीं एक पोस्चरिंग तो है ही है। उसके साथ साथ कांग्रेस की सरकार से अपने आप को पल्ला झाड़ना, चाहे वो महंगाई का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, उस बोझ के साथ वो अगले चुनाव में नहीं जाना चाहता। पर राजू जी, मेरा सवाल यह है कि क्या इस तरीके का प्रस्ताव पास भी होना चाहिए या इसकी कोशिश भी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सत्यव्रत जी की राय सत्यव्रत जी की बात से मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रस्ताव पारित करने की स्थिति आती तो कर देंगे, लेकिन उसकी भाषा कैसी होगी इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। मेरा सवाल यह है कि क्या इस तरीके का कोई प्रस्ताव जिसकी भाषा कुछ भी हो, क्या भारतीय संसद में आनी भी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? देखिए, सरकार जो अपनी है ये अपने अंतिम सांस ले रही है, ये बिल्कुल घुटन की स्थिति में है, एक बार एक प्रकार से कोलैप्स कर चुकी है और ये चाहेगी कहीं ना कहीं ये कोई कदम उठाना जिससे उनको डीएमके का समर्थन मिल सके। क्योंकि आज दो राजनीतिक पार्टियां, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, जिनकी 22 और 21 की संख्या है, ये बहुमत की सरकार इनके माध्यम से बनेगा। जो राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश में एक दूसरे के खिलाफ है, कांग्रेस के साथ दिल्ली में एक है। तो देश के लोकतंत्र की जो स्थिति आज है वो हास्यास्पद है
और कांग्रेस अभी भी घुटनों पर खड़ी है ताकि उसकी सरकार बची रह सके, और मैं समझता हूं कि उनके लिए एक मजबूरी है। सर, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर। लेकिन अब नहीं लगता कि अपनी बात करेंगे। सर, मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ, मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। मेरा सवाल यह है कि क्या इस तरीके का प्रस्ताव भारत के संसद में आना भी चाहिए या नहीं आना चाहिए? बीजेपी इस पे कहां खड़ी है? इसकी आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको पहले भी स्पष्ट किया है कि इस तरीके का कोई प्रस्ताव नहीं आना चाहिए, स्पेसिफिक प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है। विवेक काट जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो विदेश नीति के जानकार हैं, साथ ही साथ विदेश मंत्रालय में सचिव रह चुके। ये जो पूरा का पूरा खेल है विवेक काट जी, क्या ये भारत की जो विदेश नीति है, क्या ये उसके साथ किसी तरीके का मेल मिलाप है या भारतीय विदेश नीति के उलट है, अगर इस तरीके का कोई प्रस्ताव लाने की बात की जाती है तो? देखिए, जब भी देश की राजनीति विदेश नीति पर हावी हो जाती है तो मेरा मानना है कि देश के सामूहिक हितों को नुकसान पहुंचता है जी। और मैं ये भी अर्ज करना चाहता हूं कि जो भी चतुर्वेदी जी ने कहा वो सैद्धांतिक रूप से बिल्कुल ठीक था, 100% सही था। लेकिन वो भी मैं समझता हूं मानेंगे कि हमारी सरकार की कुछ विफलता इसमें रही है। उनको ये नौबत जो आज के दिन हमारे सामने है वो आनी ही नहीं देनी चाहिए थी। इसमें मुझे 2 बिंदु कहने जी। पहली चीज, यूपीए डीएमके यूपीए का सदस्य है, डीएमके के साथ इस तरह का तालमेल रखना चाहिए था कि इस मामले को इतना भड़कने नहीं देना चाहिए था। दूसरी चीज, श्रीलंका में हमारे कुछ इन्फ्लुएंस है, हमारा कुछ प्रभाव है जी। इस 3 साल में क्या हमने उस प्रभाव का ठीक से इस्तेमाल किया जी कि तमिल वहां के तमिल लोगों के साथ न्याय हो? दोनों मसलों पे मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार विफल हुई है। बट सर, मेरा सवाल, हमारी अंदरूनी नीति की भी असफलता है और विदेश नीति की भी असफलता है, मैं ये मानता हूं। सर, मेरा सवाल यह है कि इस तरीके का प्रस्ताव देश की विदेश नीति पर और देश की अंतर्राष्ट्रीय नीति पर किस तरीके से क्या ऐसा प्रस्ताव भारत सरकार को पास करना चाहिए या नहीं पास, और अगर पास करती है तो इसका भारत के लिए क्या नुकसान हो सकता है? मेरा सवाल आपसे यह है। देखिए, आप जो कह रहे हैं मैंने जो कहा वो भी इस संदर्भ में लागू होता है, लेकिन आपका जो स्पष्ट सवाल है उसका मेरा जवाब यह है कि सबसे अच्छी स्थिति तो वो हो जबकि ऐसा प्रस्ताव संसद में आ ही नहीं, क्योंकि आप ऐसे प्रस्ताव में कुछ ना कुछ तो श्रीलंका की आलोचना करेंगे जी। एक अंतर्राष्ट्रीय रेजोल्यूशन में शामिल होना एक चीज होती है और किसी संसद में दूसरे देश के लिए उसकी किसी भी नीति की आलोचना दूसरी चीज होती है। अभी आपने खुद ही देखा कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय असेंबली ने जो पास किया था रेजोल्यूशन, उस पर हमारे वहां क्या प्रतिक्रिया हुई? मुझे क्या इस पे कुछ और कहना चाहिए? क्या इससे भारत को नुकसान होगा अगर हम इस दिशा में कोई कदम उठाते हैं, और क्या नुकसान हो सकता है? हमारा श्रीलंका में प्रभाव कम होगा, हमें प्रभाव इस वक्त बढ़ाना है। बिल्कुल, आपने कहा कि प्रभाव कम होगा, लेकिन शिवा, जो हमारे ऑल आर पैनलिस्ट दे आर ऑल्सो सेइंग दैट डीएमके इज डूइंग नॉट फॉर द betterment that the Tamilians are sympathetic to the Tamilians in Sri Lanka, but they are doing for the sheer politics. The politics is they want to mobilize people in Tamil Nadu to get back their vote bank, which they have lost in last few years. Is it pure politics which DMK is doing? Do you agree to that? Kindly don't belittle a very sensitive issue. We have got so many planks to do politics. This is a very sensitive issue, and this is one of our basic principles. And the agitation which is going on in Tamil Nadu is all spontaneous. There is no political party behind that. The students are on the streets, not only college students, even the school students are there. Sir, may I interrupt? You cannot. Sir, may I interrupt? In 2 years back, the same kind of resolution had come to United Nations, and then DMK did not say a word, didn't utter a word on that. Why after 2 years? This is not the first resolution which has come to United Nations. This is the second resolution which has come. Your very first question said that it is a foreign affairs matter. It's a neighboring country. It's a sovereign country. So we approached through Indian government,
And you can recall, even during that resolution, in the parliament, I have spoken in the Rajya Sabha, in the Lok Sabha, our members have spoken, and our leader has also speaking of withdrawing support, these are two different things. One moment, when the Indian government supported that resolution, it also endorsed that only because of the initiation of DMK, we took that decision. So it cannot be said that we kept silent and only now we are talking now. No, sir, but 2 years back you did not think in terms of withdrawing support from the government. Now you are withdrawing support to the government. This amounts to destabilizing the government. Not necessary. No, we relied on government of India, and we hoped that the decision which is going to be taken in the UNHRC would fetch them some result. But actually they made use of an LLRC, a scapegoat, and they never implemented anything. Nothing was done. Rather, things got much worse. Okay, sir. Even the 500 crore rupees which was given by Indian government was not spent to the welfare of the Tamils. It was only for Sinhalese. And Rajapaksa, since he has come to power, that's a different issue altogether. He has been striving so hard. Sir, what is different issue? Sir, what's the different issue? सत्यव्रत चतुर्वेदी जी, जो बात सारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि भाई आपकी सरकार जो बीजेपी ने भी इस पूरे मसले पे किया कि दरअसल डीएमके इस पूरे मसले पर पॉलिटिक्स कर रही है और सरकार कम से कम कमजोर है, इसलिए उस तरीके आंखें दिखा रही। क्या आप उनकी इस राय से सहमत है कि दरअसल ये प्योर पॉलिटिक्स हो रही है, अपना ग्राउंड लूज किया है, उसको गेन करने की कोशिश है? देखिए, इस बात से पूरी तरह इनकार करना तो मुमकिन नहीं है कि इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं है। राजनीति तो निश्चित रूप से है और सामने चुनाव आने वाले, चुनावी दृष्टि से राजनीतिक दल अपनी रीपोजिशनिंग करते हैं, तो उस रीपोजिशनिंग के मामले में सिर्फ डीएमके ही दोषी है, बाकी कोई सरकारें दोषी नहीं, बाकी कोई राजनीतिक हाँ, अभी तो इस मुद्दे के ऊपर तो उन्हीं का है, पर अब अन्य मुद्दों पर, हर मुद्दे पर जब जिसकी बारी आती है वो इस मामले में पीछे नहीं रहता है, सभी इसका इस्तेमाल करते हैं राजनीतिक रीपोजिशनिंग का। पर मैं एक ही बात पर जोर देना चाहता हूं और वो है ये, सरकार के स्थायित्व पर कोई प्रश्न है ही नहीं, वो तो छोड़ दीजिए, पर इसके बावजूद हम ये चाहते हैं कि हमारे संबंध हमारे पड़ोसी देशों के साथ कैसे हों, इसे परिभाषित करने में सिर्फ राजनीतिक राष्ट्रीय दलों की ही केवल भूमिका नहीं होनी चाहिए, इसमें हमारे क्षेत्रीय दलों की भी भूमिका होनी चाहिए। अब बांग्लादेश के मामले में जो ममता जी ने भूमिका से नाराज नजर आते, कांग्रेस नाराज नजर आती। देखिए, अब आप उसे जिस रूप में पेश करना चाहें, मेरे शब्दों को आप जैसे भी पेश करना चाहें करिए, मैंने जो अपने शब्द कहे हैं वो साफ तौर पे, जैसे ममता जी ने तीस्ता वाले मसले पर जो रुख अख्तियार किया वो हमारे और बांग्लादेश के सुधरते संबंधों में उससे कहीं ना कहीं फांस आई। इसी तरह से मान लीजिए इस मसले को लेकर के अगर हम अति की सीमा को पार कर जाएं तो हमारे और श्रीलंका के बीच में संबंधों में फांस आएगी, और ऐसी स्थिति में चीन, भूलिए मत, चीन इस बात की ताक में बैठा है कि आपके पड़ोसियों से जहां मौका मिले वहां पर वो अपने पांव जमाएगा। उसने ग्वादर में पाकिस्तान में अपनी नेवल बेस बनाई है, यहां पर भी वो श्रीलंका में बहुत दिनों से प्रयास करता रहा है, बांग्लादेश में भी, म्यांमार में भी हमारी घेराबंदी। क्या हम सबकी जिम्मेदारी नहीं है इस देश में, चाहे जो राजनीतिक दल हो, कि क्या हम उस देश को जो हमारे प्रति सद्भावना नहीं रखता और बड़ी ताकत है, क्या हम उसे ऐसे अवसर एक के बाद एक देते जाएं कि वो हमारी घेराबंदी कर सके? क्या लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में होगा? ये हम सबको सोचना होगा। सत्यव्रत चतुर्वेदी, आपने बहुत इशारों में सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट कर दी, मुझे लगता है शिवा इस बात को समझ रहे होंगे, बट शिवा को 8:30 पर जाना। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। One moment. Yes, sir. One moment. Yes, sir. No, I just want to tell one thing. Yes, sir. I came on your TV, though I don't know Hindi. Yes, sir. I want to make know your people the reasons for the stand we have taken and some facts I wanted to bring to them. We have never resorted to cheap politics. And just because doing politics, we won't make use of the lives of the Sri Lankan people. Yes, sir. It's a very, very genuine attempt we have made. Okay. And we have lost our power even twice before for the sake of Tamils and for principles. We have never compromised our policies and principles, and whatever we have done is always on the right path. Okay. That's all. Thank you, sir. Thank you. But सुब्रमण्यम स्वामी जी, क्या जो क्षेत्रीय दल है वो एक ऐसी मानसिकता में काम करते हैं जहां पे वो राष्ट्रीय हितों को नहीं देख पाते हैं? क्या डीएमके उस मानसिकता से पीड़ित है? वो तो शुरू से है। पहले तो मैं जो लोग मुझे लेक्चर देते हैं भाषा का शालीनता पर, उनको याद रखना चाहिए, जब मौत की सौदागर जैसे शब्दों को उपयोग करते हैं उनको कोई अधिकार नहीं होता है दूसरों को इस पर
उपदेश देने के लिए। पहले तो मैं ये कहता हूं कि डीएमके की इतिहास रही है पहले पृथकवाद का जी, और वो शुरू से ये जो बोगस हिस्ट्री है कि हम दो कौम हैं, एक आर्यन है एक द्रविडियन, ये कहते आए। उनका पार्टी का नाम उन्होंने द्रविडियन रखा, यद्यपि यह द्रविडियन शब्द तो प्रांत का एक संकेत है, दक्षिण। तो ये जो आज एक धीरे धीरे बन रही है कि हर प्रदेश को कुछ ना कुछ अपना मानने के लिए केंद्र को मजबूर कर रही है, इस ट्रेंड को रोकना चाहिए, इस पर एक रुकावट करनी चाहिए। सरकार छोटी और छोटी मैं तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कहना चाहिए इसमें चुनाव हो जाए परवाह नहीं, परंतु मैं नहीं करूंगा जो हमारी और श्रीलंका के बीच की रिश्ता को बिगाड़ेगी। जब अमेरिका ने रेजोल्यूशन को फीका किया है ताकि श्रीलंका से काम कर सके, जो पहला प्रस्ताव आया तो उसमें तो डीएमके ने कहा कि इसको सपोर्ट करना चाहिए, आज कहते हैं कि अमेंडमेंट होना चाहिए। क्यों अमेरिका ने इसको फीका किया? क्यों किया है कि वो समझते हैं कि श्रीलंका से बात करके करें। जो असली मसला है वहां वो है कॉन्स्टिट्यूशन में तमिलों को एक सही दर्जा मिलने की बात है। ये जो ह्यूमन राइट्स है ये सब बोगस है। बट सर आप तो तमिलनाडु से आते हैं, क्या वाकई इस मुद्दे का कोई असर तमिलनाडु के अंदर है? क्या वहां पे ये इमोशनल इश्यू है? क्या इस मुद्दे के आधार पर वहां वोट पड़ते हैं? नहीं, तो 2009 में आपने देखा कि जयललिता ने फास्ट की दुनिया भर की काम उसने की हवा बनाने के लिए, और चुनाव आई थी तो यूपीए दोबारा जीत गई। कभी ऐसा नहीं हुआ। 1991 में चंद्रशेखर सरकार ने डीएमके को डिसमिस किया इसी एलटीटी इश्यू में, और जब रिजल्ट्स आए 234 सीट्स में उनको सिर्फ 2 सीट मिली थी। तो तमिलनाडु तो कभी इसने नहीं चाहती है, वो जरूर चाहेंगे कि सब रहें। और सिन्हाला भी बिहार और बंगाल से आए हुए लोग हैं, उड़िया से आने वाले लोग हैं। डीएमके इस सीमा तक क्यों जाने की कोशिश, अगर उसमें वोट नहीं पड़ते? देखिए, इसमें पुराना उनके रिश्ते लिट्टे से है, लिट्टे का पैसा है, लिट्टे के कई लोगों को आज भी समर्थन करने वाले लोग हैं, लंदन में बैठे हैं। तो इसका बहुत देश के नुकसान करने वाली हेतु बहुत है। बहुत है। राजीव प्रताप रूडी जी, जिस तरीके से अभी सत्यव्रत चतुर्वेदी जी भी कह रहे हैं, तो इशारा कर रहे थे कि देश की जो छोटी राजनीतिक पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो दरअसल नेशनल लेवल पे उनकी वो सोच नहीं होती। आपने पिछले दिनों में देखा किस तरीके से रेलवे का बजट एक रेल मंत्री ने दिया और उसी शाम उनका इस्तीफा लेने की नौबत आ गई, और अब डीएमके की क्या हालत। तो क्या एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते क्या क्षेत्रीय पार्टियों के इस रुख को आप सही मानते हैं, या यह है कि क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके क्षेत्रीय हित है और उसकी भी इज्जत होनी चाहिए? देखिए, जिस प्रकार से क्षेत्रीय पार्टियां राष्ट्रीय एजेंडा सेट कर रही हैं, वो आने वाले दिनों में देश के लिए घातक है। जैसे आपने टीएमसी के समय जिस समय देखा कि उनके केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त किया गया, और आज कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि देश की सरकार लगभग अल्पमत में है। यदि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, जिनके पास 22 और 21 सीटें हैं, इनमें से एक भी राजनीतिक पार्टी अगर अपना समर्थन वापस ले लेता है तो ये सरकार गिर जाएगी। तो दरअसल इस देश की सरकार अगर कोई पार्टी अभी चला रही है तो वो 22 पार्टी की समाजवादी पार्टी और 21 पार्टी की बहुजन समाज पार्टी, और यही अपने आप में प्रमाणित करता है कि ये दोनों पार्टियां उत्तर प्रदेश में एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। ये दोनों पार्टियां मिलकर के कांग्रेस की सरकार को दिल्ली में चला रही है। इससे हास्यास्पद स्थिति लोकतंत्र के लिए और क्या हो सकता है कि राष्ट्रीय पार्टियों का अब महत्व इतना रह गया है कि क्षेत्रीय पार्टियां इस देश का भविष्य तय करेंगी, और इस देश के लोग इस पूरे वर्तमान में और इस संवैधानिक व्यवस्था में अगर हम परिवर्तन नहीं लाए और इसी प्रकार से इस बड़ी चर्चा को हम लोगों ने यही छोड़ दिया, तो आने वाले दिन में चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी, आने वाले दिनों में और अभी भी पूरी तरह से अप्रासंगिक हो गई हैं। और इसी प्रकार से अगर क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय पार्टियों का एजेंडा सेट करते रहेंगी तो शायद ये देश बहुत दिनों तक एक नहीं रह पाएगा। राजीव प्रताप रूडी जी, 2 एग्जाम्पल इतिहास के अंदर है। यूनाइटेड फ्रंट की सरकार जो आईके गुजराल की सरकार थी, जैन कमीशन के मसले पर वो सरकार गिर गई थी, और जो आपकी सरकार थी 1987 वाली सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी की पहली सरकार, जयललिता के समर्थन वापसी पर वो गिर गई थी। यानी क्षेत्रीय पार्टियों को आप नकार के नहीं चल सकते, आपको उनके हितों को, उनके अस्मिता को, उनके एस्पिरेशंस का ध्यान रखना ही पड़ेगा। अगर आप गठबंधन के दौर पे हैं तो आप उससे अलग नहीं हट सकते। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है, और इसके लिए जो हम लोगों ने इस देश में भारत में जो वेस्टमिनिस्टर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया है, इस पर एक बड़ा संशोधन, बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि क्या ये लोकतंत्र जिस प्रकार से हम चला रहे हैं, क्या ये लोकतंत्र कामयाब है? 59 साल के बाद भी आज हम इस परिस्थिति में हैं, और क्या सचमुच ये देश संविधान के अंतर्गत जो
जो हमने परंपरा बनाई, जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया है, जिसको अभी तक हम लोगों ने कम से कम 99 बार संशोधित कर दिया है और उसे संशोधन करने के लिए 118 बार प्रस्ताव लाए हैं। एक अब बड़ा देश के सामने सवाल है कि क्या इस प्रणाली पर सवाल उठेंगे या देश को हम लोग इसी प्रकार से कमजोर होते देखना चाहेंगे कि राष्ट्रीय पार्टियों के समक्ष क्षेत्रीय पार्टियां देश का एजेंडा सेट करें और राष्ट्रीय पार्टियां इस प्रकार से कमजोर होती जाए। एक बड़ा सवाल है, शायद किसी दिन आशुतोष जी इस पर आप विमर्श करना राजीव जी, क्या आप इस ओर इशारा करते हैं कि जब वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट है, जो प्राइम मिनिस्टरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें बुनियादी बदलाव करने का वक्त आ गया है? क्या आप इस ओर इशारा कर रहे हैं या बीजेपी इस ओर इशारा करें कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए? देखिए, मैं इस विषय पर बहुत दिनों से चर्चा कर रहा हूं और अपने मित्रों से पार्लियामेंट में चर्चा कर रहा हूं और वक्त मिलेगा तो आपसे भी कहूंगा कि इस पूरे व्यवस्था में जिसमें चुने हुए जनप्रतिनिधि सरकार में जाके लाल बत्ती लगाते हैं, जब तक आप इस देश में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को सिर्फ वैधानिक कार्य में लगा करके और जो शासन चलाने वाले लोग उनको अलग नहीं कीजिएगा। अरे मैं पूछना चाहता हूं कि डीएमके को संसद एक डीएमके को वोट देकर जो सांसद चुन के आता है, उसे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से क्या लेना देना है? और इसी प्रकार से जो ये देश का डिस्कनेक्ट है, निरंतर अगर इस डिस्कनेक्ट को हम लोग बनाए रखें कि जो देश चलाने वाला व्यक्ति है और जो मत देने वाला है, दोनों में एक बड़ा विभाजन है, तो शायद आने वाले दिनों में क्षेत्रीय पार्टी इस देश पर उनका साम्राज्य होगा, राष्ट्रीय पार्टी समाप्त होंगी और वो वक्त ऐसा होगा जब इस देश को कहीं ना कहीं एक टूटने का खतरा होगा। अंग्रेजों ने जाने से पहले एक सबसे बड़ा काम किया कि जाने से पहले हमको एक ज्योग्राफिकल एंटिटी दे गए जो अफगानिस्तान से लेके बांग्लादेश तक हमारे पास था, नहीं तो भारत भी आज अफ्रीका की तरह 40 देश होता और ये खतरनाक स्थिति होता। और कहीं हम लोग फिर उसी दिशा में नहीं जा रहे हैं। एक बड़ा सवाल है जो शायद आप निश्चित रूप से एक बड़े सवाल की तरफ इशारा कर रहे हैं, साथ ही इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस वक्त की जो राजनीतिक व्यवस्था है, क्या वो राजनीतिक व्यवस्था देश की जो स्थिति है उसके लिए ठीक भी है या नहीं? विवेक आर्ट जी इस पर मसले में कुछ बोलना चाहते हैं सर? देखिए, हर देश में लॉबीज होती हैं। हमारे वहां ये मान के हम चलें कि क्षेत्रीय पार्टीज भी लॉबी, अमेरिका में जूइश लॉबी है जो उनकी मिडिल ईस्ट पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करती है जी। इसमें दायित्व हमारी राष्ट्रीय पार्टियों का और खास तौर से सरकार का ज्यादा है कि इन सबको कैसे साथ लेके चलें, इस पर भी हमें ध्यान देना है। यही कहना कि क्षेत्रीय पार्टियों की जिम्मेदारी है, वो तो है ही। जो दोनों हमारे राष्ट्रीय पार्टी के प्रतिनिधि कह रहे हैं वो अपनी जगह सही है, लेकिन वो अपने दायित्व को क्यों छोड़ रहे हैं? वो राष्ट्रीय पार्टियों के प्रतिनिधि हैं, उनकी ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि देश में एक इस तरह का कंसेंसस बनाए विदेश नीति की दृष्टि से कि ऐसी स्थिति जिस कगार पे हम आज खड़े हैं वो उत्पन्न ही नहीं हो पाए। बट लेकिन विवेक आर्ट जी, सवाल इस बात को लेकर कि जो राष्ट्रीय दृष्टि है और जो क्षेत्रीय दृष्टि है, हमको दिल्ली में बैठ के ये लग सकता है कि डीएमके या तृणमूल कांग्रेस की जो डिमांड है, जो मांग है, वो नाजायज है। लेकिन अगर आप उनके नजरिए से देखेंगे, चूंकि उनको वहां राजनीति करनी है इसलिए उनकी नजरिए से जायज होगी, तो ऐसे में क्या रास्ता होना चाहिए? क्या एक इसीलिए तो मैं आपको कह रहा हूं जी, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि इसको मैनेज करना पड़ता है, इसमें रिकंसिलिएशन करना पड़ता है। सर, मैनेज ब्लैकमेलिंग किस स्तर तक चला जाता है? मैनेजमेंट ब्लैकमेलिंग किस स्तर तक जाता है? आप क्यों आने दे रहे हैं? वो तो फिर मिसमैनेजमेंट बात हुई ना जी। वो तो आपका सरकार का फेलियर हुआ, राष्ट्रीय दलों का फेलियर हुआ जी, जबकि वो ब्लैकमेल की नौबत आने दें। इसमें मेन मसला क्या है? जैसे सुब्रमण्यम स्वामी जी ने काजू साहब, मैं जरा आप जो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टियों की अब विफलता हुआ, जब राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या 200 में अटक जाए जाकर के या 150 में अटक जाए, तो आखिर जब वो निर्भर रहेंगे तो क्षेत्रीय पार्टियां आपके बाजू को चढ़ा करके आपको आर्म ट्विस्ट करके वो अपना काम क्यों नहीं करेंगी? वो अपने यहां सत्ता में बने रहने के लिए हर कदम क्यों नहीं उठाएंगी? और यही सवाल उठता है कि वर्तमान व्यवस्था में जिस प्रकार से पार्टियों के प्रति वोट हो रहा है, राष्ट्रीय पार्टियों का समर्थन, आप कह रहे हैं राजनीतिक पार्टियों को लेकर साथ दे रहे, राष्ट्रीय पार्टियों का उद्देश्य और क्षेत्रीय पार्टियों के उद्देश्य में बहुत जमीन आसमान का फर्क है और उनको अब बहुत लंबे अवधि तक सरकार में सहमति के साथ चलाने का प्रयास करेंगे, घुटना टेकेंगे, चाहे वो यूपीए की सरकार हो या एनडीए की सरकार हो। ये देश के सामने एक बड़ा खतरा है जिसको हम सिर्फ चर्चा के माध्यम से ये कह के कि क्षेत्रीय पार्टियों की आकांक्षा है, रूडी जी पूरा नहीं, ये बहस अलग है और उस दिशा में सर समय की बहुत कमी है। मैं याद दिलाऊं आपको, रूडी जी मैं आपको याद दिलाऊं कि वीपी सिंह साहब कहते थे पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ मैनेजिंग कॉन्ट्रडिक्शंस। उसको हम क्यों भूल रहे हैं?
Sir, because we have been in a system of a democracy I'm sorry. where we have allowed contradictions to remain in the system, and that is the biggest tragedy. It cannot be a statement loud saying that this is how we run the country. Sir, I'm sorry, बहुत ये मसला बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है, और उस पर साथ चर्चा करने हमारे पास वक्त नहीं, लेकिन सतपाल चतुर्वेदी जी अगर 30 सेकंड में बता पाए, क्या ये सरकार की फेलियर है कि वो अपने एलाइज को मैनेज नहीं कर पाए? सर, हम चाहूंगा कि अगर संक्षेप में बता सके। देखिए, गठबंधन की सरकार बाई चॉइस नहीं होती है, बाई कंपल्शन होती है। हर राजनीतिक दल अपने एजेंडे के साथ ये चाहता है कि उसे पूर्ण बहुमत मिले, जब नहीं मिलता तो उसे गठबंधन की सरकार चलानी होती है। विभिन्न कॉन्ट्रडिक्शंस, क्योंकि सारी पार्टियां जिन्होंने गठबंधन बनाया है वो अपना अस्तित्व विलीन नहीं कर देती हैं, उनके अपने राजनीतिक अस्तित्व को बनाए रखना और मजबूत करना उनकी इच्छा होती है और वो उनकी प्रयास भी होता है। ऐसे में आप चाहे जो भी कह लीजिए, मैं सहमत हूं राजीव प्रताप रूडी की इस बात से, हालांकि उनकी बहुत सारी बातों का जवाब मैं दे सकता था जो नहीं देना चाहता, पर मैं इस बात से सहमत हूं कि चाहे वो सरकार यूपीए की हो या एनडीए की, दोनों का अनुभव यही रहा है कि राजनीतिक क्षेत्रीय राजनीतिक दल, छोटी पार्टियां, उनकी अपनी प्राथमिकताओं के कारण, उनके अपने हितों के कारण वो अनेक बार आर्म ट्विस्टिंग करती है, और ये व्यवहारिक सच्चाई है, इसे हम पसंद करें या न करें। जब तक कि राजनीतिक दल या तो पूर्ण बहुमत किसी एक राजनीतिक दल को मिले, अन्यथा हमको बाई ट्रायल एंड एरर वो सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जहां हम ये तय कर लें कि भाई इन मुद्दों पर हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, नेशनल इंटरेस्ट, बट वो पॉलिटिक्स से ऊपर रहेंगे, पर वो सिस्टम बनता मुझे अभी निकट भविष्य में दिखाई नहीं देता। सतपाल चतुर्वेदी, माफ करेंगे मैं आपको बीच में टोक रहा हूं क्योंकि हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं बचा है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर है, क्या क्षेत्रीय दल देश की विदेश नीति और देश की नीति को के साथ खिलवाड़ करेंगे? ऐसा हमको यहां बैठकर लगता है, लेकिन हमको उनकी बात को भी सोचकर उसी हिसाब से बातचीत कभी भी करनी पड़ सकती है। लेकिन यह सवाल बहुत बड़ा है, जिस तरह राजीव प्रताप रूडी ने इशारा किया, जिस तरह सतपाल चतुर्वेदी जी ने इशारा किया, और काटजी और सुब्रमण्यम स्वामी ने इशारा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम मेहमानों को इस बातचीत शामिल। छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे, बताएं हमारे दर्शकों की राय क्या है इस पर।